नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। और इस सीरीज़ में आज का हमारा जो मोटिव है वो जितना ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट को पढ़ना है उतना ही ज़्यादा इन वैदिक साइंसेस को, इन ऑकल्ट साइंसेस को, सारी चीज़ों को समझना है। अगर हम बात करेंगे इन साइंसेस के बारे में तो आजकल के समय में और आजकल के कम्युनिकेशन के ज़माने में ऐसे ढेरों चैनल्स, ऐसे ढेरों इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें वैदिक साइंसेस के बारे में पढ़ाते हैं। लेकिन आम इंसान जो होरोस्कोप देखना चाहता है, होरोस्कोप दिखाना चाहता है या एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके मन में ढेरों ही प्रश्न उठते हैं। उसमें से सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हम कौन सी साइंस में या कौन सी ब्रांच में वर्क करें। बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वास्तु पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग रेड बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पामिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सबसे पहले ये कन्फ्यूज़ करती हैं कि अगर ये सारी ब्रांचेज एक हैं या इनका रिजल्ट एक है तो ये अलग अलग क्यों है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि उपाय करके भी हमें रिजल्ट नहीं आ पाते। और सबसे बड़ी बात कि हर एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्टिव पार्ट है वो अलग अलग क्यों होता है। और सीखने के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट ये जज नहीं कर पाता कि इस विषय को सीखने के लिए हमें कितना समय चाहिए, हमें कहाँ तक हार्डवर्क करना पड़ेगा और ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाता है। हमारा आज का मोटिव ना तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नीचा दिखाना है और ना ही इस विषय को लेकर कोई भी गलत धारणा बतानी है। मैंने अपने इस करियर के अंदर जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझा और जानना चाहा, मेरी कोशिश रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर करता रहूं। क्योंकि हज़ारों लोगों को पढ़ाने के बाद और हज़ारों लोगों के साथ बातें करने के बाद या उन लोगों के साथ डिस्कशन करके या लोगों की लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी, जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में क्या होती है कि हमारे लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल डायरेक्शंस लेनी चाहते हैं, कि हमारी इन साइंस के अंदर पूरा का पूरा रोल राशि का, ग्रह का, नक्षत्र का होता है। राशि का, ग्रह का, नक्षत्र का और हाउस का होता है। आप एक बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये जितने भी प्लैनेटरी पोजीशन है ये एक तरह से एक एनर्जीज के ऊपर वर्क करती हैं और हमारे मानव जीवन के ऊपर इन सभी ग्रहों का एक अपना अपना रोल रहता है। लेकिन इस विषय को समझना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि हम इस विषय को समझ ना पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ कि आपके अंदर इस विषय को समझने से पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि डिटर्मिनेशन और जुनून होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को पीछे कर मैं सबसे बड़ी चीज़ जो कहना चाहूँगा और जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें इस विषय में क्या समझाया जाएगा। आप इस बात का एक बहुत बड़ा ध्यान रखें कि इस विषय का कभी कोई सिलेबस बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतनी सारी ब्रांचेज हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ तक कि सिर्फ कुछ 100 नहीं, कुछ हज़ार नहीं, शायद लाखों कॉम्बिनेशंस हैं। और हमारा कोई भी प्लैनेट किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ वर्क कर सकता है। और अगर मैं इसमें बड़े एक मेन पॉइंट की बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि हमारा जो प्रिडिक्टिव पार्ट है ये किसी भी इंसान की देश, काल, पात्र और परिस्थिति को देखकर समझा जाता है। हमारे पास आने वाला जातक का प्रश्न कोई भी हो सकता है और एक एस्ट्रोलॉजर की सारी बातें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हमारी प्रिडिक्टिव पार्ट हमारे हालातों के ऊपर डिपेंड करती है। एक इंसान जिसके लिए हॉस्पिटल जाना बहुत बुरी बात है, लेकिन एक डॉक्टर, उसके लिए हॉस्पिटल जाना बहुत अच्छी बात है। एक कैदी के लिए जेल में रहना बुरी बात है, लेकिन एक जेलर के लिए जेल में रहना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पर सबसे एक प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग कहते हैं कि हमें रेमेडियल पार्ट वर्क नहीं करता। रेमेडियल पार्ट वर्क करने से पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को लेकर रेमेडी करते हैं, उसका बेसिकली उसके पीछे लॉजिक क्या है। इस एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में एक बात का आप लोग इसको सीखने से पहले ध्यान रखें कि किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा होना वो हमारे अंदर उस ग्रह के अच्छी या बुरी आदतों को लेकर आता है। ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा होना
हमारे अंदर उस ग्रह की अच्छी या बुरी आदतों को लेकर आता है। हमारे अंदर हमारे ग्रह की, हर ग्रह की एक अलग अलग विषय वस्तु है। वो विषय वस्तु हमारे अंदर भी हो सकती है, हमारे समाज में हो सकती है, हमारे घर में हो सकती है। अगर इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस को एक डायरेक्शन के तौर के ऊपर यूज़ किया जाए तो इससे बड़ी डायरेक्शंस मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी धारणा रखना कि हम सारे उपाय करके हर चीज़ का हल निकाल सकते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं इस विषय से भटका देती है। हम उपाय करके उस ग्रह की अच्छी या बुरी आदतों को चेंज कर सकते हैं, और वो आदत हमारे अंदर तभी आएगी अगर वो हमारा ग्रह अच्छा होगा। अगर एक एस्ट्रोलॉजर किसी भी ग्रह के अच्छे या बुरा होने को नहीं देख पाता तो हमें कुछ भी नहीं करना। हमें उस इंसान की आदतों के द्वारा ये पता लग जाता है कि वो हमारा ग्रह अच्छा है या हमारा ग्रह बुरा है। जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आप याद रखें कि इस विषय का कोई भी सिलेबस नहीं है। इस विषय को किसी भी एक सूत्र में पिरोया नहीं जा सकता। अगर जो लोग इस विषय में जानना चाहते हैं वो सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वर्क करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपने हमेशा देखा होगा कि एक ऐसा बॉक्स बना होता है। ये बॉक्स बेसिकली 12 खाने हैं, और ध्यान में रखें इन 12 के 12 खानों में ही हमें दुनिया की हर चीज़ों के बारे में पता लगता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही नहीं, सिर्फ एक नक्षत्र ज्योतिष के बारे में ही नहीं, आपको रेड बुक के बारे में, वास्तु के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, हर विषय के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आने वाले समय में ये बहुत आसानी रहे कि हम इस विषय को क्यों समझ सकते हैं और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बॉक्स है, हमें दुनिया की हर चीज़ इसी बॉक्स से आती है। यहाँ से हमें हमारे तन के बारे में पता लगता है, यहाँ से धन के बारे में पता लगता है, यहाँ से साहस के बारे में पता लगता है, यहाँ से माता के बारे में पता लगता है, यहाँ से पुत्र के बारे में पता लगता है, यहाँ से रोग के बारे में पता लगता है, यहाँ से पत्नी के बारे में या पति के बारे में, यहाँ से मृत्यु के बारे में, यहाँ से भाग्य के बारे में, यहाँ से कर्म के बारे में, यहाँ से पिता के बारे में, यहाँ से लाभ के बारे में, और यहाँ से हानि के बारे में पता लगता है। लेकिन ये पूरी की पूरी धारणा या ये पूरा का पूरा बॉक्स किसी एक शब्द का मोहताज नहीं है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे एक बॉक्स से कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर मैं इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो शायद मैं एक बॉक्स में इतना सारा सामान लिख सकता हूं कि ये सारा बोर्ड भी अगर भर जाएगा तो वो कम नहीं होगा। ये विषय अपने आप में एक समुद्र है। ये विषय अपने आप में एक डिवाइन हेल्प है। ये विषय अपने आप में एक परमात्मा की कृपा है। एक परमात्मा की कृपा के द्वारा आप इस ब्रह्म विषय को, ऐसा विषय जो कि परमात्मा के मुख से निकला हुआ विषय है, तभी आप इसे समझ सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा तर्क से निकलना होगा, क्योंकि जितना तर्क हमारा किसी भी विषय को लेकर बढ़ता जाता है, हम उस विषय में उतना ही ज़्यादा उलझते जाते हैं। हमें इस विषय को समझने के लिए ये बात समझनी होगी कि हम कभी भी किसी भी चीज़ की 100% प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। अगर सच कहा जाए, ये संभावित विषय है, ये एक प्रोस्पेक्टिव वे में वर्क करने वाला विषय है। ये विषय जहाँ पर मैंने साहस लिखा, यहाँ से सिर्फ साहस नहीं आता, यहाँ से कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, यहाँ तक कि हमारा आधार कार्ड, हमारा वोटर कार्ड, हमारा यूट्यूब चैनल आता है। ये कैसे वर्क करेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भगवान ने हमें धरती के भेजने से साथ साथ एक ऐसा नक्शा हमारे हाथ में देकर भेजा, या हमारे जन्म के समय का एक ऐसा स्क्रीनशॉट है जिसको लेकर हम लोग डायरेक्शंस ले सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा नक्शा है, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले हम उस नक्शे से ये समझ सकते हैं कि हमें जाना किधर को है। तो इस बात का ही हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी इंसान की ज़िंदगी में उसकी माता के बारे में हम लोग जज करते हैं, या हम लोग ऐसी क्वेरी करते हैं कि उसकी मदर के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो वो जो मदर है वो किसी घर से या किसी ग्रह से आएगी। हमारी दुनिया की हर चीज़ किसी घर से और किसी ग्रह से। घर का मतलब ये बॉक्स है, ग्रह का मतलब आम ग्रह है। अगर मैं किसी की माता के बारे में बात करूं तो वो माता यहां से आएगी और प्लैनेट चंद्रमा से आएगी। कितनी ही सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको अच्छा और बुरा बना सकती हैं। इस घर को कितनी ऐसी चीजें हैं जो इस ग्रह को अच्छा या बुरा बना सकती हैं। पूरी तरह से हमें कभी नहीं पता लगेगा कि हमारा माता वाला 4th हाउस खराब है,
4th हाउस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसी भी पूरी तरीके से पता नहीं लगेगा हमारा चंद्रमा खराब है, लेकिन अगर हमारा चंद्र और हमारा चौथा अगर दोनों खराब होंगे तो हम माँ के सुख की कमी कही जा सकती है। लेकिन वो माँ के सुख की कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं होगा कि उस जातक की माता की मृत्यु हो जाएगी। इस माता से मतलब हर माता से है जो हमें फीड देती है, चाहे वो धरती माता है या चाहे वो गाय माता है। उस इंसान के लिए इस घर का कमजोर होना अच्छी बात है, चाहे वो भारत माता है जिस देश में हम पैदा हुए हैं। इसका खराब होना उस इंसान के लिए बहुत अच्छी बात है जिस इंसान की विदेश जाना है। उस इंसान के लिए इस घर का खराब होना बुरी बात है जिसने अपनी मां के साथ रहना है। इसका मतलब किसी भी घर का अच्छा या बुरा होना हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये घर, ये राशि, ये नक्षत्र और ग्रह चारों का इक्वली वर्क है, लेकिन हर विषय को लेकर हम लोग डिवर्सिफाइड होते जाते हैं। हमें जितना जितना आगे बढ़ना होता है हम उतना उतना आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा आती है कि एक ट्विंस बच्चे, दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं तो उनकी ज़िंदगी अलग अलग क्यों होती है। ये हमारे मन में आमतौर पर ऐसा प्रश्न आता है। उनकी ज़िंदगी जितनी मर्जी अलग हो फिर भी उनकी ज़िंदगी मिलती जुलती है, क्योंकि उनकी एक की माँ को कुछ होगा तो दूसरे की माँ को कुछ होगा, एक के बाप को कुछ होगा दूसरे के बाप को होगा, एक के भाई को कुछ होगा दूसरे के भाई को होगा। इसका मतलब जब वो जातक इकट्ठे रह रहे हैं, अमूमन तौर के ऊपर उन जातकों की ज़िंदगी में 50% तो सारा कुछ सही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता एक की माँ बीमार होगी दूसरे की नहीं होगी। हाँ, उनकी पर्सनली लाइफ को लेकर कई सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि एक की वाइफ की नेचर अलग हो सकती है, दूसरे की वाइफ की नेचर अलग हो सकती है। एक जब अपने एजुकेशनल कंटेंट के बारे में कुछ फाइंड आउट करेगा, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में फाइंड आउट करेगा, एक इकोनॉमिक्स ले सकता है और दूसरा कॉमर्स ले सकता है, क्योंकि वो विषय चेंज हो गए। एक बात आप हमेशा याद रखना, कई बार मेरी लाइफ के अंदर कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसको लेकर मेरी धारणाएं ज्योतिष को लेकर चेंज होती गई। कई बार ऐसा हुआ हमने किसी इंसान को बहुत सारी रेमेडीज करवाई, उसकी ज़िंदगी में कुछ टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उस जातक के अंदर इतना ज़्यादा जुनून था उस विषय को लेकर कि वो हट ही नहीं पाया। तो फिर क्यों ना हम जुनून से ही काम लें। अगर आप इस चीज़ को देखकर, अगर आप इस चीज़ को देखकर मान लीजिए आपका ये घर बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आप माँ के रिलेटेड काम करें। माँ का मतलब धरती माँ का। धरती माँ में चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे वो लकड़ी का काम हो, क्योंकि जो चीज़ धरती के अंदर से निकलेगी उस चीज़ का हमें काम करना है। और ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं वो कार्य ही नहीं कर रहे होते जो उनका काम इस नक्शे के अकॉर्डिंग होता है। बहुत सारे लोग वो एजुकेशन ही नहीं कर रहे होते जो एजुकेशन इस विषय के बारे में होती है। हमारे होरोस्कोप के अंदर घर, राशि, प्लैनेट और नक्षत्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस होरोस्कोप के अंदर आपको सारे सूत्र नेगेटिव दिखाई देंगे, आपकी प्रेडिक्शन वहां सही लगेगी। आपको जिसमें सारी रूट्स खराब दिखाई देंगी उसमें भी आपको नेगेटिव प्रेडिक्शन और पॉजिटिव प्रेडिक्शन दोनों ही एग्जैक्टली सही लगेंगी, क्योंकि वो चीज़ सीधी दिखाई जा सकती है। लेकिन बहुत होरोस्कोप्स ऐसे आएंगे जिसके अंदर आप डायरेक्टली ये जज नहीं कर पाएंगे कि हम लोग इसको अच्छा कहें कि बुरा कहें, क्योंकि कई चीज़ों का फल हमारे लिए एवरेज भी तो होता है। मेरे ही अपने स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया, सर ने आपने कुछ सूत्र ऐसे लिखवाए थे जिसमें ये लिखा था कि ये इंसान कारोबार करेगा, और आपने ये सूत्र भी लिखाए थे अगर ये सूत्र लिखेंगे तो वो जातक नौकरी करेगा। अब एक होरोस्कोप के अंदर नौकरी और कारोबार दोनों के सूत्र थे, तो कहते सर हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैंने कहा इसमें कंफ्यूज की क्या बात है, मैंने ज़िंदगी के बहुत साल बिजनेस और नौकरी इकट्ठी की है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं लेकिन बुक्स के अंदर या खुद वो एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं। तो कई बार हमें इन चीज़ों को सोचकर घबराना नहीं होता। और जब हम लोग किसी एस्ट्रोलॉजर को बाकी जाके ये बात कहते हैं कि आप हमें बताएं हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि आपको इस चीज़ का फल कैसा मिलेगा। आप ये पूछने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाएं कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप ये पूछने जाएं कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इन साइंसेज में हम लोग इतना आगे पहुंच चुके हैं कि हम बहुत सारे मतलब अपने इवेंट्स को बता सकते हैं कि ये इवेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा या होने वाला है, और बहुत सारे लोगों में होगा भी, क्योंकि इतना बड़ा विषय अगर इतने बड़े लेवल में चल रहा है तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। आजकल कहाँ पे कमी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि हम लोग जज नहीं कर पाते।
आज से जब तकरीबन 20 साल पहले जब मैंने इस विषय को स्टार्ट किया, जब मेरी खुद की उम्र बड़ी कम थी, तब इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं थे, या हम कहेंगे इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था कि हम लोगों को ये चीज़ें पता लग सके। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हम कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस के ऊपर ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं। वो ब्रांचेस गलत नहीं है, वो ब्रांचेस 100% एक्यूरेट हैं, लेकिन ये याद रखें कि एक नागरिक होने के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारे ऊपर ये जाने और अनजाने में एक बिना माने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सामने वाला जो इंसान हमारे प्रति डिसीजंस या डायरेक्शंस लेने के लिए आता है, वो कितने को हम उसको अच्छी दे रहे हैं। किसी भी चीज़ का ऐसा कंटेंट जो कॉपी पेस्ट है, उसे अपने क्लाइंट्स को देने की कभी कोशिश मत करें, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर स्वाभाविक बात है कि एक कंटेंट बड़ा फिक्स्ड होगा, और हमारा कोई भी प्लैनेट किसी भी घर, किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र के किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। ये बात का हमें ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें पामिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, देखिए पामिस्ट्री में आपको पता है कि हमारी हर वेन की एंडिंग हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होती है। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान देंगे हमारे हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, चाहे हम हीलिंग कर रहे हैं, चाहे हम माला फेर रहे हैं, चाहे हम कोई मुद्रा कर रहे हैं, हमारे बड़ी जल्दी हाथों के ऊपर इफेक्ट आता है। यहाँ तक कि हमें बुखार चढ़ जाए तो हमारे फिंगर्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट आता है। यहाँ तक कि हमें गर्मी लगे तो फिंगर टिप्स के ऊपर आता है। क्यों ऐसा होता है कि हर चीज़ की एंडिंग, हमारी हर वेन की एंडिंग हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होती है। और आप अपनी डिप्रेसिव स्टेज और आप अपनी हैप्पी स्टेज के बारे में अगर देखेंगे तो आपको मैजिकली देख के पता लगेगा आपके हाथ के अंदर वो कलर, वो डॉट्स चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली हमारा हाथ, हमारे पाँव, हमारा हर चीज़ हमारे ब्रेन के साथ लिंक कर रही है। लेकिन क्यों हाथों के द्वारा ही हर चीज़ को ज़्यादा, आशीर्वाद से लेकर चैंटिंग तक, चैंटिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ों तक ये हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये विषय क्यों थोड़ा कम है? क्योंकि कई इंसानों के लोगों में तो लाइनें ही नहीं होती हैं। वो लाइनों का डार्क होना, हाथ के कलर होना बहुत बार ऐसी होगी कि आपको लक लाइन तो एक बैगर के हाथ में भी दिखाई देगी, लेकिन हाथ का टेक्सचर अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे चौथा घर हमारी छाती का घर है। हार्ट अटैक होना ब्लड और मंगल और राहु का काम होता है। लेकिन यही अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी हार्ट लाइन के ऊपर रेड कलर का डॉट आपको मेडिकली सर्जरी, और ब्लैक कलर का डॉट हार्ट अटैक कराएगा, और हार्ट लाइन का ठीक होना आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से चौथे घर से हार्ट अटैक पता लगेगा, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे होंगे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फाइंड आउट करने मुश्किल होंगे, लेकिन हाथ से फाइंड आउट करने आसान होंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत आसान है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत आसान है। बहुत लोगों की सन लाइन नेम फेम की लाइन होगी, लेकिन ये याद रखें किसी भी लाइन का खराब होने से अच्छा उस लाइन का ना होना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी लाइन का खराब होने से अच्छा वो लाइन ना हो बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उस जातक को नेम फेम मिले लेकिन वो बैड नेम फेम मिल जाए। इसी प्रकार अगर हम बात करें रेड बुक की, रेड बुक टोटली पामिस्ट्री बेस्ड है, लेकिन पंडित रूपचंद जोशी जी ने उनकी लिखी हुई किताबों को जब हमने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, या उनके कपलेट्स को जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उसमें एक सरप्राइजिंगली रिजल्ट मिले, क्योंकि वो जो शब्द और जो कपलेट्स उन्होंने लिखे हुए थे वो पूरे के पूरे एक दुनियावी तौर के ऊपर बातों को लिखा गया था। और उसको समझ के एक चीज़ हमें पता लग गई कि हमारी दुनिया का हर आर्टिकल किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छे आर्टिकल तभी इकट्ठे होंगे ना जब वो ग्रह अच्छे होंगे हमारे। उन्होंने कहा इस ग्रह को इसमें मिलाकर यहाँ रख दें, नेक कर दें। नेक करने का जो ग्रह था वो बड़ा ही एक मैजिकल रिजल्ट लेके आया, क्योंकि उन्होंने कहा अच्छी चीज़ों को धारण करें, बुरी चीज़ों को धारण ना करें। अच्छी चीज़ों को दान करें, बुरी चीज़ों को दान ना करें। और अगर आप ध्यान से रेड बुक को पढ़ेंगे, उसमें हर जगह के ऊपर हर बुराई को ख़त्म करने के बारे में कहा गया है। कई बार हम बिना पढ़े ही खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि इस किताब में ऐसा लिखा होगा, इस किताब में ऐसा लिखा होगा। सारे सूत्र मिलते जुलते हैं, सभी का आंसर मिलता जुलता है, लेकिन जो प्रिडिक्टिव पार्ट आपको वैदिक में पता लगेगा वो पामिस्ट्री में थोड़ा मुश्किल से पता लग सकता है। जो पामिस्ट्री में थोड़ा मुश्किल से पता लगेगा वो इसमें इजी पता लग सकता है। जो रेड बुक का प्रिडिक्टिव पार्ट है वो इसमें नहीं होगा, जो इसका प्रिडिक्टिव पार्ट है वो रेड बुक में नहीं होगा।
इसी प्रकार केपी एस्ट्रोलॉजी या स्टेलर एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा गया है, उसमें हमने ये 30-30 डिग्री का एक ब्लॉक होता है। हमारा पूरा ज़ोडिएक 360 डिग्री को 30-30 डिग्री में डिवर्सिफाई कर दिया गया है। 30 डिग्री एक वाइड एरिया है, नक्षत्रों को लेकर 13 डिग्री 20 मिनट छोटा एरिया है। लेकिन पंडित कृष्णमूर्ति जी ने, गुरु जी ने एक नक्षत्र के भी आगे 9 हिस्से कर दिए। उससे क्या हो गया, ऐसे 9 हिस्से जो इक्वली हमारी विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के साथ लागू होते हैं। मतलब किसी भी प्लैनेट की दशा सिस्टम में उसके जितने मिनट्स एक नक्षत्र में माने गए हैं, उसके सब लॉर्ड को भी थोड़े थोड़े मिनटों के साथ डिवर्सिफाइड कर दिया गया है। विंशोत्तरी दशा का मतलब होता है समय दर समय हमारी लाइफ के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव होगा, उस चीज के बारे में देखा गया है। लेकिन ये जो विंशोत्तरी दशा सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा सही दशा सिस्टम है जिसमें हम अपने ऊपर आने वाले किसी भी ग्रहों के एक पर्टिकुलर समय के लिए प्रभाव को माना जा सकता है। उसमें इतनी छोटी छोटी सी प्रेडिक्शन की गई है कि लेकिन हम छोटे छोटे से समय को भी इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली है। लेकिन ये बात का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें संभावित हैं और ज़्यादातर ये इम्प्लीमेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एक बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूँ। ये जो होरोस्कोप हमारा जन्म के समय में होता है, ये होरोस्कोप हमारा हमेशा के लिए है। लेकिन प्रिडिक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता है, प्रिडिक्टिव पार्ट के अंदर हमेशा जितना ज़्यादा हमारे जन्म के समय का होरोस्कोप ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी का प्रिडिक्टिव पार्ट। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जब हम कोई भी जज करते हैं किसी भी चीज़ को, वो जज करने के लिए उसी समय का भी होरोस्कोप बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना ये जन्म के समय का है। इसी प्रकार रेमेडियल पार्ट में जहां पर रेड बुक में ये लिखा गया है, इस ग्रहों को इकट्ठा करना है, इनको अलग करना है, जहां पर मित्र दुश्मन, हमारी नेचर, हमारा फेस, क्योंकि हर ग्रह का प्रभाव हमारे फेस के ऊपर, हमारी नेचर के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे रिश्ते के ऊपर जज होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उस इंसान की प्रॉब्लम से भी जज कर सकते हैं कि ये ग्रह हमारा अच्छा है कि बुरा है। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में, जो कि विषय बहुत एक्यूरेट है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, उसकी लिमिट्स हैं, उसमें भी हर नंबर की सिग्निफिकेशन है अपने आप में एक। तो अंत कहाँ आकर ख़त्म होता है कि हर ग्रह के अच्छे या बुरे ट्रेट्स को अपनाएं, हर ग्रह के अच्छे या बुरे ट्रेट्स, अच्छे ट्रेट्स को अपनाएं और बुरे ट्रेट्स को ना अपनाएं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि जब कभी भी हम ये प्रिडिक्टिव पार्ट को यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस ग्रह के अच्छे या बुरे ट्रेट्स उस इंसान की नेचर के अंदर, उसके रिश्ते के अंदर, उसके घर के अंदर, उसके समाज के अंदर, सारी चीज़ों में कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सारे तथ्यों को बड़ा ध्यान में रखें। हर विषय अपने आप में बहुत ज़रूरी है। हम हर विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें जो कि मदर ऑफ ऑल ब्रांचेज है, यहाँ पर हम जितना ज़्यादा घर को वेटेज देते हैं, उतनी ज़्यादा राशि को, उतनी ज़्यादा नक्षत्र को। जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है इसमें, ये हमारा एक होरोस्कोप है। ये हमारा कारोबार है, ये हमारी संतान है, ये पति पत्नी है, ये हमारा सेल्फ है, ये हमारा धन है। मान लीजिए अगर हमारे कारोबार का रिलेशन सेल्फ के साथ है तो हमें अपने नाम पे काम करना है, पति पत्नी के साथ है तो हमें अपनी पति पत्नी के नाम पे काम करना है, संतान के साथ है तो संतान के नाम पे करना है, धन के साथ है तो धन का ही काम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बड़ी ध्यान देने वाली विषय वस्तु है कि जब हम कभी इसको लिंक करेंगे ना, वो अथाह तरीकों से लिंक होगा। और ये जो D1 चार्ट है, डिविजनल चार्ट 1, ये एक बहुत वाइड प्रिडिक्शन के लिए है। यहाँ पर हर घर का एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे हम वर्ग चार्ट कहते हैं, जिसे हम वर्गा चार्ट बोलते हैं, जिसको हम डिविजनल चार्ट बोलते हैं। तो इसको देखने के लिए ये एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी चीज़ को कितना को लिंक कर सकता है, बड़ी तेजी से, बड़ी धीरे से। और जब हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए रेमेडियल पार्ट वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, जब तक आप खुद उस प्लैनेट की अच्छी बुरी आदतों को पहचान नहीं सकेंगे, वो रेमेडियल पार्ट कभी वर्क नहीं करेगा। इस बात का खास करके ध्यान रखें कि जब कभी भी आप जितना मर्जी शनि का नग महंगा डाल लें,
उसको डालना ना डालने का यहाँ फैसला नहीं है। यहाँ पर फैसला है शनि की अच्छी आदतों को अपनाना, हार्डवर्क करना। आप सूर्य का स्टोन मानिक जितना मर्जी अच्छा डालें, जब तक आपके अंदर सूर्य के ट्रेट्स नहीं होंगे अच्छे वाले, जैसे पंक्चुअलिटी होना, अपने पिता का मान सम्मान करना। यहाँ पर पिता का मतलब हमारा पिता नहीं, हर ऐसा पिता जो हमारे लिए फादरली फिगर होगा, उस आदतों को अच्छा अपनाना, हर प्लैनेट की आदतों को अच्छा अपनाना, ये हमारे एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो है। लेकिन इसको कितनी सारी धाराओं से काम किया जा सकता है। इसमें पूरी तरह से किसी फल अच्छे, फल बुरे, फल एवरेज हो सकते हैं। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर किसी चीज़ को पहचानने में गलती कर जाए या वो प्रिडिक्टिव पार्ट ना कर पाए। हमारे पास भी कुछ होरोस्कोप्स ऐसे होते हैं जिसको हम जज नहीं कर पाते, या जज करने के लिए हमें समय चाहिए होता है। लेकिन इसमें मैं किसी तरह की फेक प्रेडिक्शन या फेक कमिटमेंट्स नहीं करना चाहता कि आपको ये सीख कर ये सारा कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये विषय बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर उस ग्रह की अच्छी बुरी आदतों को नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये फलीभूत नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखना, ये विषय एक परमात्मा के मुख से निकला हुआ विषय है। इसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर का सत्य के मार्ग पे चलना, सच्चाई बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी तरीके से फेक कमिटमेंट हम क्लाइंट को ना करें या ज़्यादातर सोर्स ऑफ सेल में ना बढ़ें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। हम कई बार ये जज नहीं कर पाते कि हम लोग जो लर्न कर रहे हैं जिस इंसान से, वो लर्न क्या वो टीच सही कर रहा है कि हम लर्न सही कर रहे हैं। हमारी अपनी भी डिटर्मिनेशन में कमी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई ब्रांच खुद चूज़ करती है। इसी प्रकार वास्तु है, हमारा पूरा का पूरा तामझाम हमारे तत्वों के ऊपर आधारित है। इन तत्वों को बैलेंस चाहे हम अपनी नेचर के द्वारा करें, चाहे हम उपायों के द्वारा करें, चाहे सामाजिक तौर पर कोई भला काम करके करें, वो हम किसी भी तरीके में कर सकते हैं। मेरा इस विषय को लेकर पूरी की पूरी धारणा या पूरा का पूरा एक जो रूट है, वो मैं यही कहूँगा, आप किसी भी विषय को पढ़ें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, लेकिन उसकी रूट एक ही है कि हर ग्रह की अच्छी आदतों को पहचानना। लेकिन इसका प्रिडिक्टिव पार्ट अथाह तरीक़ों से हो सकता है। इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, इसको आप एक एकेडमिक फॉर्म में कर सकते हो, इसको आप लोग एक ट्रेडिशनल फॉर्म में कर सकते हो। लेकिन घबराएं मत, आप इस विषय में सबसे ज़्यादा तभी फलीभूत कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। ये विषय बहुत मुश्किल है अगर हमारे अंदर संयम नहीं है, बहुत आसान है अगर हमारे अंदर संयम और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। इस विषय को समझते रहें, पढ़ते रहें। ये विषय बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल कम्युनिकेशन के युग में इसकी कई सारी ब्रांचेस कई लोगों ने छोटी छोटी अपनी बना ली हैं। लेकिन हम इस आधार पर बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, ना ही किसी को सुधारने का काम करेंगे, ना ही बिगाड़ने का काम करेंगे। हमें अपने से शुरुआत करनी है और हर ग्रह की अच्छी आदतों को अपनाना है। अगर आप इस विषय को किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, चाहे हमारे चैनल के थ्रू, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी कई ऐसी वर्कशॉप्स लगती रहती हैं जो कि कमर्शियली ना होकर एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी रहती हैं। हम बहुत बार लाइव होते रहते हैं। आप हमारे चैनल को या जितने भी ये कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, आप उसे लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको ये नॉलेज आती रहेगी। क्योंकि मेरे अंदर जितना ज़्यादा इस विषय को पढ़ने का जुनून है, पढ़ाने का जुनून है, और इससे भी ज़्यादा जुनून लोगों को अवेयर करना है। क्योंकि कमी अवेयरनेस की है, लेकिन कमी लोगों के ना तो पढ़ने वालों की है ना पढ़ाने वालों की है, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। हमारे एक ही घर से अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों आती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो बुरी भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी होने के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, बुरी होने के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। होपफुली आज का जितना भी मैंने लेक्चर दिया, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा होगा, या कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से जो सूत्र हैं वो कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर, आप चाहें तो उसको पढ़ के समझ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये विषय का अंत यहाँ तक नहीं होता। मैं हमेशा कहूँगा कि आप उसकी जड़ पे जाने की कोशिश करें, बार बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और एक ऐसा इंसान होने के नाते कि अगर आप होरोस्कोप दिखाने गए हो, एक एस्ट्रोलॉजर के साथ पूरा कोऑपरेट करें। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इनके कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है या कौन सी बुरी है।
और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कोशिश करें कोई फेक कमिटमेंट ना करें। अगर आपको कोई हॉरोस्कोप नहीं समझ आ रहा तो क्लाइंट को मना करना अपने लिए एक इज्जत की बात समझें। जितना ज़्यादा इस विषय को लेकर आप प्रैक्टिकल फॉर्म में वर्क करेंगे, सीखें चाहे आप 10 साल, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल फॉर्म पे काम नहीं करेंगे तब तक ये विषय पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो सकता। तो होपफुली आप इस बात को समझ सकते हैं। आप अगर किसी भी वे में इस विषयों को पढ़ना चाहते हैं, हमारे समय समय पर हमारे कितने सारे जो ब्रांचेस हैं ये लॉन्च होती रहती हैं। इन सारे विषयों को मैं खुद पढ़ाता हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि यहाँ पर आने वाली हर वीडियो सभी को अवेयर करती रहे। थैंक यू सो मच।